गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेविस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या पढ़ने वाले? लेविस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो थ्योरी है ये गिवन बाय आर्थर लेविस। ये किसने दिया है? लेविस ने दिया, आर्थर लेविस ने दिया। ठीक है, ये जो लेविस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये आपको एक आर्टिकल में मिलेगा जिसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में पूछा भी जाता है कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, वहां पे आपको और भी ऐसे स्टेटमेंट ऐसे 3-4 नाम लिखे होंगे, तो आपको 4 इकोनॉमिस्ट के नाम लिखे होंगे, तो आपको मैच दी फॉलोइंग में मैच करने को मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखिए ये जो है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर गिवन बाय आर्थर लेविस। ठीक है, तो ये लेविस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ये जो आपका ये आर्टिकल में आपको ये मॉडल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इस मॉडल में है क्या? तो बहुत सिंपल है। कल हम लोग ने फेरेनिस मॉडल पढ़ा है, तो वो जो फेरेनिस मॉडल है ये लेविस मॉडल पहले आया, उसके बाद फेरेनिस मॉडल। ठीक है, तो उसमें मतलब इस मॉडल को इसमें थोड़ा जिस चीज पे ध्यान नहीं दिया गया उसमें फेरेनिस में चीज में ध्यान दिया गया। ठीक है, तो ये जो लेविस मॉडल है इसमें क्या है? ठीक है, लेविस मॉडल में क्या है? तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है। लेविस मॉडल में 2 सेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? 2 सेक्टर। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, या फिर आप बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्टर। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, एंड सेकेंड इज इंडस्ट्रियल या फिर मॉडर्न सेक्टर बोल सकते हैं। ये जो फर्स्ट आपका प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में आपको क्या, देखिए जब भी हमारा कंट्री फ्री हुआ था, फ्रीडम मिला था, आजाद हुआ था, तो उस समय ज्यादातर लोग क्या थे? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहते थे। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर होगा। क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? एग्रीकल्चर। और उस समय क्या था कि जो सिटीज है, अर्बनाइजेशन है, वो सब नहीं हुआ था ज्यादा, तो ज्यादातर लोग खेती, जो भी किसान वाला जो काम होता है, खेती होता है, फसल उपजाना, तो ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने एक चीज पढ़ी होगी या नोटिस की होगी कि यहाँ पर आपको जैसे छिपी हुई बेरोजगारी हम लोग ने पढ़ी है। ठीक है, आपको याद होगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा था कि छोटा सा लैंड है, यहाँ पर जितने 10 लोग की रिक्वायरमेंट है तो 20 लोग लगे हुए, मतलब एक घर का पूरा परिवार लगा हुआ है, लेकिन उतने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर हम लोग प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर इतना छोटा सा लैंड है। ठीक है, यहाँ पर अगर 10 लोग काम करेंगे तो भी 50 केजी वीट ही प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और अगर 20 लोग भी काम करेंगे तो 50 केजी ही वीट प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो क्या अगर हम लोग 10 लोग को 10 यहाँ पे 20 वर्कर, टोटल कितने वर्कर है? 20 वर्कर है, टोटल 20 वर्कर है। इसमें से अगर 10 को हटा भी दे तो यहाँ पर प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर थे यहाँ पर एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर था, मतलब सप्लाई ऑफ लेबर यहाँ पे ज्यादा था। तो अब जो एक्स्ट्रा जो लेबर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, और उनको अगर हटा भी दिया जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई? तो क्या होगा कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो 10 लोग एक्स्ट्रा लगे हैं उसको हम लोग यहाँ पे मॉडर्न सेक्टर में क्या आएगा? आपको इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। मॉडर्न सेक्टर में क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। तो देखिए
जो 10 एक्स्ट्रा लेबर थे उसको अगर हम लोग इंडस्ट्री की तरफ भेज देते, ठीक है, शिफ्ट कर देते इंडस्ट्री की तरफ, तो वो इंडस्ट्री की तरफ क्यों जाएंगे? वो गांव में रहते हैं, ठीक है, रूरल एरिया में रहते हैं, फसल उगाते हैं, खाते हैं, उनका गुजारा वैसे ही चलता। अगर उनको गांव से शहर की ओर भेज दी जाए, दूसरे काम में लगा दी जाए, तो वो क्यों जाएंगे? जब उन्हें कोई ऐसा लालच मिलेगा, उन्हें थोड़ी ज्यादा पैसे मिलेंगे या डबल पैसे मिलेंगे, तभी वो जाएंगे दूसरे काम में, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग लगे हुए थे एक्स्ट्रा, उनको इंडस्ट्री की तरफ भेजने के लिए, ठीक है, उनको क्या करना पड़ा? उन्हें वेज रेट ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर वेज रेट अगर डबल मिले, मान लीजिए किसान को एक दिन खेत में काम करने के लिए 200 रुपए मिल रहे, ठीक है, एक किसान को खेत में काम करने के लिए एक दिन के 200 रुपए मिल रहे, ठीक है, लेकिन वही अगर वो एक दिन वो फैक्ट्री में काम करे और उसको 400 मिले, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो आराम से चला जाएगा, क्योंकि उसे डबल पैसे मिल रहे हैं, उसको वेज रेट डबल मिल रहा है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या है? वेज रेट 200 मिला, यहाँ पे 400 मिला। तो अब क्या होगा? अब 10 लेबर जो एक्स्ट्रा लगे थे इस एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो शिफ्ट कर गए आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई? अब हम लोग ने ये जो थ्योरी पढ़ा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में लेबर है, वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस में लेबर है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इधर हम लोग ने एग्रीकल्चरल सेक्टर को रखा है, इधर हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रखा है, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया? इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो गया। टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। और इसी पॉइंट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0, एमपी क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब जब टीपी आपका मैक्सिमम होगा तो एमपी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि टोटल प्रोडक्शन जब मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका देख सकते हैं, ये जो एपी है, ये क्या है? एवरेज प्रोडक्ट है, ये वेज रेट है किसका वेज रेट? एग्रीकल्चरल सेक्टर का। ये जो आपको दिख रहा है ये एग्रीकल्चरल सेक्टर का वेज रेट है, एग्रीकल्चरल सेक्टर का वेज रेट है, ठीक है। अब जब एग्रीकल्चरल सेक्टर से अगर हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं वेज रेट, यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर का वेज रेट इतना होगा OW। और यहाँ पे देखिए ये सेकेंड वाला जो पार्ट है, ये वाला हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या आप इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इस सेकेंड वाला बी वाला पार्ट में क्या है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में वेज रेट OW था, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में वेज रेट को बढ़ा दिया गया, OW1 कर दिया गया, ताकि एग्रीकल्चरल सेक्टर से लोग मतलब आराम से वो मैन्युफैक्चरिंग में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाए, जिससे कि उन्हें डबल वेज रेट मिल रहा है, तो वो लालच से वो आ जाएंगे, मुझे तो पैसे डबल मिलेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे इतना पार्ट, यहाँ MP इज इक्वल टू 0 के बाद ये जो पूरा यहाँ से यहाँ है, ये क्या? एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है। क्या है? एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर। ये क्या है? एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर मतलब कि जितना छोटा सा, मैंने एग्जांपल बताया था, छोटा सा खेत है, वहां पर 10 लोग की रिक्वायरमेंट है और वहां पे 20 लोग लगे हुए हैं काम पे। अगर उसमें से 10 लोग को हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे ये जो है आपका ये एरिया क्या? एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर। क्या है? एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर। ये एरिया आपका एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? कुछ लेबर को इधर इंडस्ट्रियल सेक्टर में भेज दिया जाएगा, इसलिए आप देख सकते हैं ये जो हमारा OW है वेज रेट, ये एग्रीकल्चर सेक्टर का है जो कि कम है इस कंपेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में वेज रेट है OW1, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद आप एक चीज देख सकते हैं, ये जो आपका देख रहे हैं ये आपका क्या है? टोटल प्रोडक्शन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का या इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है, या मॉडर्न सेक्टर का। और ये जो आपका टोटल प्रोडक्शन ये किसका था? एग्रीकल्चरल सेक्टर का था।
एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में ओडी प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? ओडी प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे वेज रेट क्या मिल रहा है? OW1 मिल रहा है। ठीक है, जब ओडी प्रोडक्शन हो रहा है, वेज रेट OW1 मिल रहा है, तो ये जो गैप है ये थोड़ा सा, ये क्या हो गया, ये क्या है? ये सरप्लस है, ये प्रॉफिट है, ये क्या है? सरप्लस है। इस जब भी किसी भी बिजनेसमैन को मान लीजिए उसने 1 करोड़ रुपीस लगाया, ठीक है, अब उसे वापस पैसे आ गए, 2 करोड़ आ गए, ठीक है, बिजनेस में फायदा हो गया, तो अब वो जो एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो फिर से रॉ मटेरियल लाएगा, फिर से लेबर को बेच देगा और प्रोडक्शन करवाएगा, अच्छे वाले मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट यूज करेगा, प्रोडक्शन को और बढ़ाएगा, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, उसको और सरप्लस होगा और प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? ये तो प्रॉफिट होते जा रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है? बढ़ते ही जा रहा है। तो टोटल प्रोडक्शन क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया ये क्या है? सरप्लस है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हुआ? ओडी हुआ और वेज रेट कितना मिल रहा है? OW1। तो ये जो बीच वाला गैप है ये क्या है? सरप्लस है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? अब ये आपका लेबर है, अब क्या करेंगे? और भी प्रोडक्शन बढ़ाना है, टोटल प्रोडक्शन और आपका बढ़ जाएगा, टोटल प्रोडक्शन आपका और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ती ही जा रहा है और यहाँ पे जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे सरप्लस बढ़ेगा। सरप्लस एरिया देखिए, अभी मैं सरप्लस एरिया ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये जो सरप्लस एरिया बढ़ गया। ठीक है, पहले यहाँ पे सरप्लस एरिया थोड़ा सा था, फिर थोड़ा सा और बढ़ा जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा। तो ये जो सरप्लस आया इसको भी वापस से री इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर से इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन और ज़्यादा ही प्रोडक्शन होगा, अच्छे टूल्स इक्विपमेंट्स को लाए जाएंगे, तो डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, और डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा, फिर से अगर आप चाहें तो एक और टोटल TPM बना सकते हैं, टोटल प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक और बना सकते हैं। फिर से आप यहाँ पे सरप्लस और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सरप्लस क्या होगा? और भी बढ़ जाएगा। फिर ये जो प्रॉफिट आए इसको भी वापस से री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और फिर डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है कि जो लेबर है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से मूव कर रहे, शिफ्ट कर रहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। तो वो क्या करेंगे? वेज रेट को वो क्या करेंगे? अपना वेज रेट को वो भी बढ़ा देंगे। और जब वो अपना वेज रेट को बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि उनका वेज रेट, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर का वेज रेट और एग्रीकल्चरल सेक्टर का वेज रेट, एक पॉइंट पे दोनों का वेज रेट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट तक मतलब कंटिन्यू क्या हो रहा है कि बढ़ते ही जा रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेबर जा रहे, मतलब और लेबर बढ़ते ही जा रहे हैं और एग्रीकल्चरल सेक्टर में लेबर घटते ही जा रहे। सारे एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो लेबर है सब इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव कर ले रहे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी वेज रेट को बढ़ा दिया जाएगा और एक सर्टेन पॉइंट पे एग्रीकल्चरल सेक्टर का वेज रेट और इंडस्ट्रियल सेक्टर का वेज रेट, दोनों का वेज रेट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम लोग ने चैप्टर को पढ़ लिया और इसका डायग्राम भी देख लिया। तो अभी इस चैप्टर का हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्ड गुड फॉर लेविस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको लेविस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट आपने अभी पढ़ा, यहाँ पर आपने एग्रीकल्चरल सेक्टर और यहाँ पर आपने मॉडर्न सेक्टर देखा, डायग्राम भी समझा। तो अभी हम लोग को क्वेश्चंस करना है। फर्स्ट यहाँ पे देखिए जितने भी ऑप्शंस लिखे हुए आपको चैप्टर में जो भी समझ में आया उससे आपको ऑप्शन से आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। इसको आप ध्यान से पढ़िए।
फर्स्ट ऑप्शन इज अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने देख लिया था कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर में ही ये लेविस मॉडल था, ठीक है। और जो कि ऑर्थर लेविस ने दिया, ये ऑप्शन सही है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन सबसिस्टेंस सेक्टर इज इक्वल टू और लेस देन सबसिस्टेंस सेक्टर, ठीक है। तो हम लोग ने ये देखा था मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बारे में यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है, कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में जितने लेबर रहते हैं, ठीक है, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में लगे होते हैं और उनका जो गुजारा होता है उसी से चलता है। लेकिन हम लोग ने वहाँ पे ये चीज़ आइडेंटिफाई किया था कि जो लेबर है वो एक्स्ट्रा लेबर, जो एक्सेस लेबर है, ठीक है, उनको हम लोग ने इंडस्ट्रियल मॉडर्न सेक्टर में भेज दिया जाता है और उन्हें वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वेज रेट को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग ने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे हम लोग ने दो चीजें पढ़ी थी, एक टोटल प्रोडक्ट और दूसरा मार्जिनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सब ये वाला आपका करेक्ट होगा। डुअल इकोनॉमी में था मॉडर्न सेक्टर एंड सबसिस्टेंस सेक्टर, ठीक है, ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। ये डुअल इकोनॉमी, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दो सेक्टर है, सबसिस्टेंस सेक्टर मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर और सेकेंड इज आपका सेकेंड क्या है, मॉडर्न सेक्टर, ठीक है। तो मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है कि ये क्या डुअल इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पर दो सेक्टर है। फर्स्ट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर जिसको सबसिस्टेंस सेक्टर बोला गया है और दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर या मॉडर्न सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डुअल इकोनॉमी विद मॉडर्न सेक्टर है और दूसरा क्या है, सबसिस्टेंस सेक्टर, ये भी करेक्ट है। एग्रीकल्चरल सेक्टर सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग रिटर्न, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। मॉडल देन एक्सप्लेन द क्रूशियल रोल ऑफ कैपिटलिस्ट सरप्लस इन दी डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, देख रहे हैं सरप्लस, ठीक है। तो सबसे लास्ट में हम लोग ने सरप्लस के बारे में देखा था कि कंटिन्यू क्या हो रहा था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में सरप्लस आ रहा था क्योंकि ज्यादा वेज रेट के कारण एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो लेबर है वो ट्रांसफर हो जा रहे थे, वो शिफ्ट हो जा रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जब इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट हो गए तो कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता ही रहा था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट होते जा रहे थे। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा था, एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर ने भी अपना वेज रेट बढ़ा दिया क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया कि एग्रीकल्चरल सेक्टर से सारे लेबर चले जा रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में वेज रेट बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी वेज रेट को बढ़ा दिया गया और एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों के वेज रेट क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये हम लोग ने पढ़ा था। सरप्लस आता था और सरप्लस को क्या करते थे, वापस से रीइन्वेस्ट कर दिया जाता था और उससे प्रोडक्शन और बढ़ता था और डिमांड भी बढ़ती थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी इज करेक्ट। तो हम देख पा रहे ए बी सी और ई आपका करेक्ट है, ठीक है। कौन कौन सा करेक्ट है, ए बी सी और ई, इतना करेक्ट है। तो आंसर होगा ए बी सी ई, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट देख रहे सी डी ई, ये तो रॉन्ग होगा। ए बी सी ई ये आपका क्या है, सही आंसर। आंसर विल बी टू ए बी सी ई, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चंस भी हो गया। तो ऐसे ही बड़े वाले क्वेश्चंस आपके आएंगे जो कि आपको लगेगा टफ है और इसको पढ़ने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप तसल्ली से आराम से पढ़िएगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक करिएगा तो आपको मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पर हम लोग ने एग्रीकल्चरल सेक्टर देखा था, पढ़ा था, लेकिन वर्ड यहाँ पे क्या आ गया, सबसिस्टेंस सेक्टर आ गया। लेकिन घबराइएगा नहीं, ये एग्रीकल्चरल सेक्टर की ही बात की जा रही थी। दो सेक्टर है यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा, इसलिए इसको हम लोग डुअल इकोनॉमी बोलते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर भी और सबसिस्टेंस सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर बात एक ही, दूसरा है आपका मॉडर्न सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है। ये हमारा कंप्लीट वीडियो था जहाँ पे हम लोग ने चैप्टर को विथ डायग्राम समझा, ठीक है। साथ में हम लोग ने क्वेश्चंस भी किया ताकि